हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि उसको रैप अप कर सकें। इस शो के अंदर 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तोशाखाना की बात होती है, उसके साथ भी इंडिया जुड़ा हुआ है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्यों जुड़े हुए हैं और क्यों उसके हवाले से बात होती है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ और है, इंडियन पंजाब में एक शोर बरपा है कुछ दिनों से। यहाँ पे तो इतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रही पाकिस्तान में और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन भी है। लेकिन असल रीजन इसके पीछे क्या है, और एक खबर भी मैं पढ़ रहा था कि अजीत डोवल साहब ने कहा है कि इसको हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे, क्रश कर देंगे। तो इसके पीछे हकीकत क्या है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी और छोटी और बड़ी चीजें हैं जो जुड़ी हुई है, उस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियन कश्मीर से ताल्लुक है इनका, याना मीर साहिबा। यकीनन आप सब जानते हैं याना जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you for having me on your show. Assalamu alaikum to all your viewers. Ramzan Mubarak and Navratri की शुभकामनाएं. बहुत शुक्रिया एंड सेम टू यू याना जी। अच्छा, याना एक तो बात शुरू इससे करेंगे कि आजकल यहाँ पे वैसे ये बात एक हफ्ता 10 दिनों से मुख्तलिफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सोशल मीडिया अपने ट्विटर हैंडल्स पे हम्म, मुख्तलिफ टीवी शोज में मैं सुन रहा था। और एक हफ्ता पहले मैंने इस पे बात की थी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि वो बात करें। टीवी चैनल्स में बाकायदा न्यूज़ बुलेटिन जो 9 पीएम का होता है, उसमें बाकायदा पैकेजेस चल रहे हैं कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब। उनसे बड़ा हम्म, इख्तिलाफ भी है लोगों को। कुछ लोग, अब बहुत सारे लोग तारीफ भी उनकी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते नहीं कि उन्होंने ये किया था। एक बात पे सारे लोग आज एग्री हैं पाकिस्तान के, और वो ये है कि यहाँ पे जो स्टेट्स को गिफ्ट्स मिलती हैं वो मुख्तलिफ लोग बाँट लेते हैं और घरों को ले जाते हैं। तो उनका एक क्लिप बड़ा फेमस है, हम्म, आजकल चल रहा है। और वो ये है कि वो कहते हैं कि यार मेरे भी कभी कभी दिल करता है कि यार ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग मुझे मिली है, तो मैं ये घर की दीवार पे अपने रूम में लगवा दूं। लेकिन कहते हैं मैं नहीं लगाता, मैं इसको हम्म, ओपन ऑक्शन में लेके देता हूं, और फिर जो है वो पैसा मुख्तलिफ जो जनता है उनके इस्तेमाल में वो पैसा आता है, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। थोड़ा सा इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि आजकल तोशाखाना में लोग लाखों करोड़ों की घड़ियों से लेके गाड़ियां, कारपेट्स, कोई चीज ऐसी हम्म, नहीं है जो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने छोड़ी हो। तकरीबन सब ने अपने, कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि गंगा में हाथ धोया नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे नहाए हुए हैं। थोड़ा सा इससे शुरू करेंगे, फिर आगे चलते जी देखिए, जिस आरएसएस को हर बार गाली दी जाती हैं। है ना या इंडिया में, जी बिल्कुल। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार, संस्कार का मतलब है जो the virtues that an Indian has, whether he's a Hindu or a Muslim, let me make it clear, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपने ग्रीड से ज्यादा दूसरों की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, वासुदैव कुटुंब जिसको हम कहते हैं, ओके। बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होर्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब यस। देखिए, पाकिस्तान में या लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर यस, ऐसा है, एग्री, बिल्कुल आई आपके एग्री विद यू। हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है हम्म। इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी की वर्च्यूज पे हम्म। ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज व्हाई इट इज हार्ड, बट वी नो कि ग्रीड पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए फॉर द गुड ऑफ द होल नेशन, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज हमारे अंदर है, और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना ओके, कि किसी रिलीजन को। जी। फाइन। अच्छा, या ना ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग
कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में था, बिलीव मी उनकी मैं प्रेज़ करते हैं, उनकी तारीफ़ मुख्तलिफ करते हैं। जगहों पे बैठा हूँ, बिलीव मी या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना-देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाक़ई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप इसके बेशक लिए 2 उनसे रीज़न्स हैं। जी, जी, प्लीज़। हाँ, इसके 2 रीज़न्स हैं। जी, एक तो ये रीज़न है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, बिल्कुल। वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार-बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ, उस चीज़ का या एक मॉड्यूलर एग्ज़ाम्पल देके बार-बार उस चीज़ के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, कि बिल्कुल, उन्होंने वो करवाया। लेकिन एग्ज़ैक्टली। आज जब वो यही पाकिस्तानी 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजॉरिटी इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं गुजरात के, वहाँ भी या लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। या तो हाई मेजॉरिटी से बीजेपी के एमएलए जो हैं हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब हाँ, गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं। या क्योंकि बिल्कुल, गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात या कि वो बिल्कुल। एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा हुँ, कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। या और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो बिल्कुल, ऐसी कोई चीज नहीं है उसका। जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूल कर एक हाँ, प्रोग्रेसिव हुँ, गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले। हुँ, जब गुजरात के राइट, लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, या तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने। तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है। या चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, जो भी, वो अच्छा है। क्योंकि आपको हुँ, पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था या कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी बिल्कुल, जी को एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि हुँ, डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं बेशक, मोदी बिल्कुल, जी के साथ। और मोदी, और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसल मीड ने लिखा हुँ, कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। या तो बिल्कुल, हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है, हालांकि मैं पर्सनली जो है मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती, ये मेरे राइट, सारे, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरे या सारे फॉलोअर्स जानते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी आप देखिए, फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये है हुँ, मोदी जी। या तो अब बिल्कुल, पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा। हुँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेट करता भी है अपने मुफाद के लिए, अपनी हुँ, यू नो बेतुकी पॉलिटिक्स के या लिए, तो वो बेवकूफ नजर आता है। उसका कोई क्योंकि दुनिया फ़ायदा ने नहीं ऑलरेडी, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपनी अप्रूवल दे दी है मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर, मोदी जी को लेकर एज अ लीडर। जी। एक एग्ज़ैक्टली अच्छा याना जी एक चीज़ और है और वो मैं ये थोड़ा-सा समझना चाहूँगा फिर वो पंजाब वाले इश्यू पे जाएँगे लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो भी हम मुझे मिलते हैं या हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो वैसे पूछते रहते हैं कि यार ये वाली बात, ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंट्री है यानी इस वक़्त इंडिया 5वीं बड़ी रिज़र्व्स रखता है, इकोनॉमी यानी ये सारी चीज़ें। बहुत पैसा है उनके पास। वो बड़ा कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आपने शूज़ की बात की कि जी 8 लाख का जूता पहन के जाते हैं और पैसा माँग रहे जी आईएमएफ से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर सऊदी अरेबिया से या फिर यूएई से। बिलीव मी ये बात हम पाकिस्तान के
अंदर बैठकर मुख्तलिफ शोज में हम ये बात करते हैं कि यार आप कम से कम उस लेवल का जाए कि आप उनसे उधार मांगने जा रहे हैं, या तो आप उनको देने जा रहे हो ना, फिर 8 लाख का क्या, आप 50 लाख का पहन के चले जाएं। वैसे एब्सोल्युटली। जो बड़े लीडर्स होते हैं इस तरह की, वो फिर नहीं करते, वो कहते हैं यार हमने बस ठीक है व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया, नीचे धोती, और वो मोदी साहब की मैं अक्सर एक तस्वीर देखता हूँ जिसमें नीचे कुस्सा टाइप एक शूज है, वो पहन के बस वो फिर रहे होते हैं, कहीं पे भी हो जाए, वो अमेरिका जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो अपने इंडिया में हो या वो सऊदी अरेबिया जाए, कोई और कपड़े मैंने उनके अभी तक नहीं देखे। तो क्यों ये स्पेशली जो हमारे एशियंस हैं, हम लोग थोड़े से ज्यादा शोखे होते हैं ना, हमें होता है कि यार हम थोड़ा सा दिखाएं, हालांकि ये शाखर्चियां मैंने अरबों। अगेन आरएसएस, अगेन आरएसएस, क्योंकि आरएसएस हमें सिखाता है हम्म। हाउ टू बी। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ आरएसएस बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया। गुड। तो वन वन ऑफ द इंडियन वर्च्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी, हम्म। कि या कपड़े होते हैं तन ढकने के लिए सिर्फ, बिल्कुल। इससे ज्यादा उनकी कोई मान्यता, कोई मायने नहीं होता है। या तो उसके ऊपर ठीक है, आप ठीक है, यू कैन बी नीटली ड्रेस्ड, एज नीट एज पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर मगर ड्रेसिंग पर आप इतने करोड़ों खर्च करेंगे, लाखों खर्च हम्म। करेंगे, इसमें कोई या सेंस है नहीं। यार बॉलीवुड वो चीज प्रमोट करता है, बट बॉलीवुड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन वैल्यूज एज सच। या बिल्कुल बट बिल्कुल। हाँ, तो जो हमारी वैल्यूज है वो ये सिंप्लिसिटी। तो हम्म। अगेन वो एक आरएसएस की वैल्यू है, एंड बिकॉज मोदी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस, तो उनके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आएंगी, ना सिर्फ उनके अंदर, लेकिन जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल, जो टॉप रैंकिंग हम्म। हम्म। पेरेंट कोर बॉडी में जो बीजेपी वाले या हैं, उन सब में ये आपको क्वालिटीज नजर आएंगी, सिंप्लिसिटी इन ड्रेसिंग, लैक ऑफ ग्रीड, आप देखिए जब मोदी जी अपनी माँ के साथ फोटोज लेते हैं, वो कौन सा हाँ 5 स्टार होटल में बैठे होते हैं, दाल रोटी खा रहे होते हैं घर में बैठ के। बिल्कुल तो इससे बिल्कुल आपको समझ आता बिल्कुल। है कि द मैन इज सो सिंपल, हार्ड वर्क, फोकस ऑन वर्क इज सो इम्पोर्टेंट। वही उनकी माँ जब गुजर गई, तो या उनका अंतिम संस्कार खत्म करके सीधे चले गए ऑफिस, ना कोई रोड ब्लॉक्स हुए, ना कुछ। मतलब आप सोचिए, ये है संस्कार, और कहते हैं अपनी ना सिर्फ कैबिनेट के लोगों आरएसएस को के या हर ना एक लोग। मना कर दिया, कहते हैं अपने कैबिनेट के लोगों को कहते हैं कि उनके फ्यूनल च्यूनल पे आप लोगों ने नहीं आना भाई, आराम सही से बात बैठ के अपने काम धंधे करो, जो काम है आप लोगों का। है। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यानी प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर किसी किसी दूसरे ऑफिसर का कोई इस किस्म का हो जाता है तो पूरा ऑफिस तो कहते हैं जी फलां साहब की मदर या फादर की, मैं कहता हूँ कंडोलेंस और चीज है, वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है पूरा दफ्तर बंद हो जाता है, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ बिलीव मी। और जहाँ पे जो इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है, क्योंकि मेरा ऑफिस का आना जाना उस रास्ते से किसी वक्त होता था, तो वो पूरा ब्लॉक होता था मुकम्मल तौर पे, वो रोड, हालांकि बहुत खुली जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह, तो वहां पे हम्म। क्योंकि फलां के फादर या फलां के मदर की डेथ हुई है, तो पूरा दफ्तर क्या और पता नहीं बाकी ऑफिस के लोग वहां पे पहुंचे होते हैं। वही मैं कह रही हूँ, तो सिंप्लिसिटी है। और एक मतलब खुद को इतना, सेल्फ को इतना बड़ा नहीं समझना, या अगेन दैट इज अ, एग्जैक्टली। ये सारे हमारे वर्च्यूज हैं। और इन सारे वर्च्यूज को जो है आरएसएस प्रमोट करता है अपनी ट्रेनिंग में, चाहे वो हम्म। जो भी, जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके हुक्मरान ये कहते हैं कि आरएसएस जो है लोगों को नाजी बनने की ट्रेनिंग देता है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनके जो शॉर्ट्स हैं वो नाजी लोग जिस तरह के शॉर्ट्स पहनते थे उस तरह के शॉर्ट्स हैं। मतलब ये क्या सेंस है? अब हम्म। दुनिया को समझ में आ रहा है कि आरएसएस ने दरअसल क्या ट्रेनिंग दी है बीजेपी, मोदी जी को देखकर, एज हम्म। अ रोल मॉडल। चाहे आप वीर सावरकर को गाली दे दो, पहले जो भी थे उनको गाली दे दो, गोडसे को गाली दे दो, ठीक है, लेकिन आज मोदी जी दुनिया के सामने एज अ रोल मॉडल। क्या या आरएसएस ने क्या ट्रेनिंग, आरएसएस दरअसल ट्रेनिंग क्या देता है, आप खुद ही देख लो अपनी नजर आंखों से। बिल्कुल जी। सही। अच्छा यानी जी एक तो थोड़ा सा आएंगे कश्मीर की, सॉरी पंजाब की तरफ, कश्मीर की तरफ तो खैर नहीं है, कश्मीर में अमन शांति ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन पंजाब में हो रहा है। और एक खबर मैं ये पढ़ रहा था कि कश्मीर में जब अमन अभी ज्यादा वो हो रहा है, मतलब पीस आ रहा है, तो वहां पे अगर कुछ नहीं हो सकता तो कहते हैं कि पंजाब की तरफ वो करके फोकस करके और इधर किया जा रहा है। क्या असल कहानी क्या है? हालांकि बहुत अरसे से हमने, ठीक है, बाहर कंट्रीज में इनके प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं सारा कुछ, लेकिन इंडिया के अंदर सच ऐसी कोई चीज नहीं थी। अभी क्या हुआ एकदम से कि ये एक हवा देखिए, चली है? क्या होता है कि इंडिया इज अ वेरी चैलेंजिंग कंट्री टू गवर्न, ये बात या आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज एन अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। या डिफरेंट स्टेट्स का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एंड मेनी, उसमें मेनी रिलीजन्स भी आते हैं, बट एग्जैक्टली। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस।
अब क्या होता है कि अगर किसी स्टेट में वो स्टेट ठीक से चल रहा है, चलो भाई ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म, लेकिन अगर उस स्टेट में बहुत अरसे से कुछ प्रॉब्लम पनप रही है, जैसे कि आप चाहो, आप बोलो अनएम्प्लॉयमेंट या हाँ, फार्मर्स को दिक्कतें, या आप कहो कि ड्रग प्रॉब्लम, या पंजाब में फार्मर्स को दिक्कतें और ड्रग प्रॉब्लम बहुत अरसे से चल रही है। ओके, जाहिर सी बात है कि जो वहां के लीडर्स हैं वो फेल हो चुके हैं पंजाब को इन प्रॉब्लम से निकालने में। तो अमृतपाल सिंह जो है वो, उसके जैसे बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि छोड़ो यार, हमें इंडिया नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमें, हम ड्रग्स की प्रॉब्लम से अपने बच्चों को निकाल नहीं पा रहे, इंडिया हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, इससे अच्छा, और ऊपर से बाहर के लोग आके हमारे पंजाब में सेटल हो रहे हैं, इससे अच्छा हमारा पंजाब सिर्फ हमारा हो, हम अपने लोगों का खुद ख्याल रख लेंगे। एक ये जी, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ओके, जो इनमें आने लगी है, ठीक है ना। तो जी, अमृतपाल सिंह वैसे जगह जगह जाकर यही लोगों से कहता था कि अपने कल्चर में वापस आओ, ठीक है ना, हुँ, ड्रग्स में मुब्तला मत हो जाना, ड्रग्स को छोड़, ओके, ड्रग्स का रास्ता छोड़ दो, हाँ, ये चीजें ही बोलता था। लेकिन क्या है कि लोगों में वो जो फ्रस्ट्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स, इन चीजों को लेकर, वो एक वायलेंट मोड ले लेती है अगर बहुत टाइम से इस चीज को सॉल्व नहीं किया जाए। एंड इट इज अ हुँ, फैक्ट कि बहुत टाइम से वहां पे गवर्नमेंट्स भी बदली हैं, अकाली दल, फिर बीजेपी, फिर ये अब आम आदमी पार्टी है, हाँ, कांग्रेस, जो भी वहां पे बहुत सारे मतलब पार्टीज आई हैं, लेकिन कोई उनको, पंजाब को इन प्रॉब्लम से निकाल नहीं पाए। जबकि पंजाबी जो मेजोरिटी है वो तो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, विच इज बिल्कुल, वाई 80s में जो ये सेपरेटिज्म की आग हाँ, लगी थी बिल्कुल, वहां पर, बिल्कुल, उसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, विद इन 10 years खत्म हो गया वो। हुँ, ये कश्मीर की तरह तो नहीं चला, क्योंकि बिल्कुल, उसमें, क्योंकि या हाँ, जो भी है वो, इसका यही मतलब है कि जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लोकल्स ने, तभी वो खत्म हो गया, कश्मीर में भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तभी वो हुँ, खत्म हो गया, सेम में हाँ, पंजाब में तो सबसे जल्दी खत्म हो गया था। बिल्कुल, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान बहुत ही एक इजी वे आउट ले लेता है इंडिया को हुँ, डिफेम करने के लिए कि यार इंडिया में तो हर जगह आग लगी हुई है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत सारे कल्चर्स का ख्याल रखता है अंडर वन टेरिटरी, वन डोमिनियन। हुँ, इतने कल्चर्स का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी इतने कल्चर्स की एम्प्लॉय कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना होता है, प्लस उनको हुँ, एम्प्लॉयमेंट देना होता है, प्लस उनको, मतलब इट इज नॉट इजी। पाकिस्तान जिसमें एक ही रिलीजन है और एक ही लैंग्वेज है, वो बात कर रहा है ऐसी कंट्री हुँ, के बारे में जहां पे चैलेंजेस आर टेनफोल्ड। हुँ, सो इट इज राइट, यूजुअली ये होता है कि अग्रीड के एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस वहां पर हुई है पंजाब में, जिससे ओके, फ्रस्ट्रेशन आ चुका है यूथ में, मैं बिल्कुल, एग्री करती हूँ। लेकिन इंडिया पे उंगली उठाने से पहले कि पाकिस्तान की पंजाब का ख्याल नहीं रख पा रही इंडिया, जी, उससे पहले पाकिस्तान को सोचना होगा कि अगर ड्रग्स पंजाब में, फॉर एग्जांपल, हुँ, 3 मिलियन लोग ड्रग्स में मुब्तला है, पाकिस्तान में तो उससे डबल से भी ज्यादा, 6.7 मिलियन लोग ड्रग्स में हुँ, मुब्तला है। जी, अगर पंजाब में 7% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पाकिस्तान में 31% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं हुँ, है, टॉकिंग अबाउट द मेल्स। राइट, सो आई एम टेलिंग यू कि जब ऐसी हालत है तो कमेंट ना करना बेटर होता है, क्योंकि जब आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमेंट करने लगते हैं तो हुँ, अजीब लगता है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के बारे में कीजिए। हम मानते हैं कि कुछ गवर्नेंस फेलियर्स हुई हैं, उसको हम सुलझाने में लगे हुए हैं। और रही बात अमृतपाल सिंह की, अगर ठीक है, टू प्रिजर्व द सिख कल्चर ही इज डूइंग, ही डिड अ लॉट, मैं मानती हूँ। लेकिन बाकी अगर उसका काम सीधा होता तो वो छुपता नहीं फिरता, एब्सकॉन्डिंग नहीं होता, वो तो हुँ, सीधे मुंह पर आकर वो, अगर इन ऐसी कोई भी लड़ाई, अगर उसको लगता कि उसके साथ पूरा पंजाब है, तो एब्सकॉन्डिंग क्यों हो जाता, भाग क्यों जाता। हुँ, उसके कुछ हजार फॉलोअर्स जो हैं सारे पंजाबी को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, तो ये बिल्कुल, चीज, हाँ, ये चीज समझने की जरूरत है दुनिया को भी, और खास करके दुनिया में जो इंडिया को हमेशा डिफेम करने की कोशिश करता है वो उस पाकिस्तान को भी, हुँ, कि हर एक चीज को, कि हमें ऑलरेडी वो चैलेंज है कि बहुत सारी कम्युनिटीज को खुश रख के आगे बढ़ना है, सबका साथ सबका विकास। राइट, मगर ऐसी सिचुएशंस में जो चैलेंजेस फेस होती है उसका फायदा ना उठाया करे कम से कम, और एक अच्छे हमसाए की तरह
सिर्फ देखिए, सिर्फ मोदी जी को प्रेज कर लें आपके ग्राउंड में कुछ लोग, इतना या काफी नहीं है। आप लोगों को ये भी जरूरत है कि अपने हुक्मरान से बोलें और अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बोले कि पहले अपनी तरफ झांकिए, उसके बाद इंडिया पे उंगली उठाना। जी। यानी बिल्कुल ये बात आपकी मुझे बिल्कुल, मैं आपसे 110% एग्री हूं, लेकिन ये हम दोनों क्यों नहीं शुरू करते? यहां पर भी ये मसला होता है कि अगर कश्मीर के अंदर कुछ होता है तो हम कहते हैं अच्छा जी अब इसको जरा वो चलाया जाए, या जिस तरह इंडियन पंजाब वाला इशू है। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको शो से पहले भी बता रहा नहीं, था और अब ड्यूरिंग द शो आई भी एम बता रहा हूं। टेलिंग यू जी। आई एम टेलिंग यू कश्मीर के लोकल्स, डिस्पाइट बीइंग हाईली नेशनलिस्ट, मेरी तरह जब कभी फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे सिक्योरिटी हम्म, एजेंसीज की फेलियर होती है, इंटेलिजेंस फेलियर होती है, राइट। हम उन पर उंगली उठाते हैं, बहुत अच्छी बात। चाहे कुछ भी हो। उसके बाद भी किसी ने मुझे जेल में नहीं डाला और ना मेरी जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद किया। ये मैं आपको ओके। बता दूं, दिस इज द फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, द फ्रीडम ऑफ राइट टू ट्रू एंड फेयर जर्नलिज्म इन इंडिया। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं ओपनली उंगली उठाती हूँ, मैं ओपनली कहती हूँ कि यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर हुई है। एग्जैक्टली। हैदरपुरा एग्जैक्टली। एनकाउंटर पे मैंने आवाज उठाई, मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, वो कहाँ से ये सारी चीजें, यहाँ पर इंटेलिजेंस की फेलियर हुई है, हम्म, तो मैं तो ये ओपनली कहती हूँ। ये हाँ, पॉइंट बड़ा। लेकिन जहां पर कॉर्डन एंड सर्च में फॉरेन टेररिस्ट मिलते हैं पाकिस्तानी आईडी के साथ, वहां हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। जब वो कहते हैं कि ये फॉरेन टेररिस्ट का काम है, हम वो चीज मानते हैं क्योंकि उनके पास सबूत होते हैं। मैं ये जी। कहता हूं कि बिल्कुल एक चीज तो ये है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट अगर मुझे कोई इस तरह की चीज बताता है, मैं उस सूबे से ताल्लुक रखता हूं जहां पे इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, तो मुझे जब वन साइडेड पिक्चर पेश की जाती है, मैं उस पर सच्ची बात बता दूं या ना जी, मैं उस पर बिलीव नहीं रखता। मैं कोशिश करता हूं कि वहां के लोकल से, उन सोर्सेज से पता करूं कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं। और मैं आपको भी तकरीबन एक हफ्ता पहले की एक ऑपरेशन की बता रहा हूं, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हुआ। वहां पे ड्रोन अटैक हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा कि जी उसमें इस तरीके से 2 बच्चों की डेथ हुई उसके अंदर। जब मैं उसको कोच कुरेते 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 मतलब कोशिश करता रहा कि यार मजीद मुझे इंफॉर्मेशन मिले, उसके हवाले से खबर आई कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था और ये लोग घर में छुपे हुए थे, इसलिए ये 2 बच्चों को अनफॉर्चुनेटली उनकी ये डेथ हुई। लेकिन वहां पे ड्रोन के जरिए हिट किया गया था। तो मैं तो मतलब इस बात का यकीन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सारी चीजें सच बता रहे होते हैं या सारी चीजें झूठ बता रहे होते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उसको पता करूं। एक चीज आपने बताई कि हम एक दूसरे की हाथ झांकने की बजाय, ये बहुत बड़ी बेहतरीन बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि हम नहीं, ये क्यों आपने नहीं कर। ड्रोन्स की क्या? बात की, आपने ड्रोन्स की बात की जी तो मुझे एक चीज याद आई। जी जी। क्या आपको पता है कि आप बोलते हैं कि पाकिस्तान का इन चीजों में कोई हाथ नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमृतसर में 2022 दिसंबर में एक ड्रोन पकड़ा गया था। जब उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 2015 में ये चाइना में भी उड़ चुका है और 2017 में ये पाकिस्तान के खाने वाले एरिया में उड़ चुका है। ओके। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश फाइन। ये पाकिस्तान और चाइना हमेशा करते रहेंगे और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। जी। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डिनाई कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई अनरेस्ट होता है, मैं ये बता रहा हूं कि मैं उसका कंपैरिजन शुरू कर लूं कि यार इंडियन पंजाब में ये हो रहा है, तो मैं उसको जस्टिफिकेशन के लिए मैं कहूं इसलिए खैबर पुख्तनख्वा में अगर कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है क्योंकि वहां से कम हो रहा है। मैं ये चीज, या बलूचिस्तान में अगर मेरे सूबे के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज हो रही है, कोई ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसी चीज, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए कहूं यार देखो इंडिया में तो इतना जुल्म हो रहा है, तो यहाँ पे तो उससे कम जुल्म हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें आप थोड़ी जुल्म सी। की बात कर रहे हैं, फार्मिंग अभी देखिए पंजाब में फॉर एग्जांपल, जी इफ वी से कि फार्मर्स खुश नहीं है, मैंने जी। वो आपको बताना भूल गई। ओके। 40,000 एकड़ फार्मिंग लैंड जो है आपकी गवर्नमेंट ने आर्मी को दे दी। अब बिल्कुल। बताइए ऐसा कौन करता है? बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल सही। बहुत सारे मसले हैं पाकिस्तान में, दे डोंट नीड टू फोकस ऑन इंडिया और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। बिल्कुल सही जो है। भीख मिलती है यहाँ वहां से, उसके लिए एक रोड मैप बनाओ, उस पैसे को लेकर एक रोड मैप बनाओ और पाकिस्तान को इस परमानेंट भीख मांगने की सिचुएशन से निकालना सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त। मेरे जी। ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एजुकेशन, पावर्टी और इस तरह की चीजें अगर बेहतर होती हैं तो उससे लोगों की बिल्कुल। जिंदगी वाकई बदलती है। और और ये हमारे बीच जो डायलॉग्स होने चाहिए जी बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ इंडिया,
इट शुड नॉट बी, ओ देखो देखो तुम्हारे खालिस्तान, तुम्हारे पंजाब में ये हो रहा है, ओ देखो देखो या तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा एग्री है, देखो देखो एग्री तुम्हारे कश्मीर में ये हो रहा है, देखो देखो तुम्हारे साउथ में केरला में ये हो रहा है। नहीं, हंड्रेड हमारे परसेंट बीच एग्री बातें होनी चाहिए अबाउट कल्चरल एक्सचेंज। बिल्कुल स्वरा भास्कर ने, मैं स्वरा भास्कर को कभी सपोर्ट नहीं करती, जी जी बट उसने एक पाकिस्तानी डिजाइनर से अपने वलीमे का आउटफिट मंगाया, एंड बिल्कुल बिलीव मी वो इतना खूबसूरत डिजाइन था कि मैं कुछ नहीं बोल सकी। हालांकि जबरदस्त कुछ राइट विंग ट्रोल्स उसको बोल रहे हैं कि क्यों कोई इंडिया में डिजाइनर नहीं थे जो पाकिस्तान से मंगा, बट बिलीव मी व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। बिल्कुल कि हमें इस तरह की चीजें एक दूसरे के बीच में, कल्चरल एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ सोल्यूशंस, हमें बैठकर मतलब वो होती है ना थिंक टैंक्स बनानी या चाहिए बिल्कुल कि भाई एग्जैक्टली हम किस तरह से आपस में मिलके अनएजुकेशन को कम करें, इलिटरेसी को कम करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ाएं, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे की कंट्री में बढ़ाएं। फिर और एक इंशाल्लाह दूसरे धीरे की धीरे करके, क्या पता एक दिन जैसे इंडिया इतने सारी कंट्रीज के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, क्या बिल्कुल पता एक दिन इंडिया पाकिस्तान एक साथ जॉइंट मिलिट्री क्यों नहीं एक्सरसाइज कर कर सकता दें। बिलीव मी, कर सकता बिलीव है मी, पूरी दुनिया उस वक्त जो है साउथ एशिया से डरेगी। जिस दिन या ना मुझे पाकिस्तान और इंडिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर लिया, पूरी दुनिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डरेगी। या ना जी। मुझे तकरीबन क्लास 4 5 का बच्चा कुछ दिन पहले मुझे एक जगह पे गया हुआ था, तो उसने मतलब क्रिकेट की बात कर रहा था। यकीन करें उस बच्चे ने पता है मुझे क्या कहा, मुझे कहते हैं कि यार अगर ऐसा हो जाए ना, ये पाकिस्तान और इंडिया की अगर एक टीम बने, कहते इनको तो कोई दुनिया में हरा ही नहीं सकता। यकीन करो छोटे से बच्चे का, मुझे इतना, यानी क्लास 4 का क्या बच्चा होता है, मैं हैरान हो गया उसकी सोच पे। मैं कहा इस बच्चे को पता है, क्योंकि क्रिकेट उसका शौक था, उसको पसंद था स्पोर्ट्स में। तो वो ये कह रहा था, मैंने कहा नहीं यार, अगर ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, अगर और चीजों में भी करे तो वाकई दुनिया की कोई ताकत जो है ना लेकिन इनको उसके यहाँ से लिए, वहां नहीं हाँ, हिला सकती। उसके लिए बहुत जरूरी है वो बिल्कुल बच्चा शायद किसी अच्छी स्कूल में जाता होगा। वैसे बिल्कुल अच्छी स्कूलों को प्रमोट करना है, वहां भी इन्फ्लुएंस को कम करना। आप एक बिल्कुल चीज समझिए, जो इस्लाम, जो इस्लाम का बाशिंदा, जो दीन वाला या मोहम्मद रसूल के मदीना कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, या जो हर एक माइनॉरिटी को इक्वल राइट देने में यकीन रखता है, बिल्कुल वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। एग्री एक चीज आपको समझनी चाहिए कि वहाबिज्म, जिसको अब मेजोरिटी पाकिस्तानी जो है वहाबिज्म को फॉलो करते, वो वहाबिज्म दरअसल सऊदी अरेबिया में जन्मा था, और उसको सऊदी अरेबिया में ही कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्या या आपने देखा कि एमबीएस ने किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस निकाले इस साल के रमजान के लिए? या लोग अपने बच्चों को भी मस्जिद नहीं ले जा सकते, या दुआओं को शॉर्ट रखनी है। वो क्यों ये सब कर रखे? यहूदियों के हाथों बिक गया? क्या बोलना, ये कौन सी बात है? सऊदी अरेबिया के पास इसराइल से ज्यादा पैसा है, वो क्यों यहूदियों के हाथों बिकेगा? वो बिल्कुल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वहाबिज्म को कुचलना चाहता है, जो माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं देते या नॉन मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। वो एग्जैक्ट इस कल्चर को खत्म करना चाहता है। जब जहां पर इसका आगाज हुआ था वहीं पर इसको कुचला जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये अभी तक मौलवी, मौलाना और उलेमाओं को इतना जो है, इतना पावर क्यों देके रखा है? एग्री इनको क्यों हक दिया गया है कि वो पॉलिटिक्स में आकर अपनी मतलब इंटरफियर करें? या ना चलिए, आर्मी की इंटरफेरेंस सेकेंडरी है, पहली इंटरफेरेंस जो होती है वो इन वहाबियों की होती है। इनको क्यों हक दिया जाता है कि हर दूसरे तीसरे कोपचे में जाकर एक मदरसा खोले और अपने दिल बिल्कुल जैसा कोई भी करिकुलम रखें? क्यों इनको ये हक क्यों दिया यू जाता आर है कि राइट पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में इनकी इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स में इनकी इंटरफेरेंस, सोशल बिल्कुल इश्यूज में इनकी इंटरफेरेंस? बिल्कुल व्हाई आर दे क्रिएटिंग ऐसा माइंडसेट पाकिस्तानियों का कि वो कभी इंडिया के साथ जुड़ ही नहीं सके, क्योंकि इंडिया इज मेजोरिटी हिंदू? तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। जी। ये बहुत अच्छी बात है। और यकीन करें कि पाकिस्तान, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, सूफीज़्म वाला मुल्क हुआ करता था, और फिर अनफॉर्चुनेटली अफगान जिहाद के बाद ये वाली चीज़ हमारे ऊपर इम्पोज की गई है। याना जी, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ शुरू से था। ये यहाँ पे मतलब मैं देखता हूँ, मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछा करता था, वो मुख्तलिफ वो दरगाह शरगाह पे जाने के शौकीन हुआ करते थे, और उस वक्त वो खैबर पुख्तनख्वा से गोड़ले में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे, लाहौर दाता दरबार तक वो जाया करते थे और बताते थे। मतलब इस तरह की कोई बात, ये 80s के बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब एक्सट्रीमिज्म बोया गया जनरल जिया के हाथों, तो उसके साथ ये वहाबिज्म को भी आप प्रमोट जनरल किया जिया गया। को मत ब्लेम कीजिए, नहीं। मैं तो बोलती हूँ, आप, वो लाल टोपी कौन है? जैद हमीद, जी, उसको भी ज़ैद मत हामिद। कीजिए, उसको भी मत ब्लेम कीजिए। आप
पहले पता कीजिए कि गौमूत्र वाला जो लाइन है वो किसी मौलवी मौलाना उलेमा ने ही इन्वेंट किया कि इंडियंस तो सारे गौमूत्र पीने वाले हैं। ऐसी जो है जलील स्टेटमेंट्स अपने हमसाए के बारे में कौन फैलाता है? आप देखिए जड़ कौन है कि इंडियंस को ये लोग ना कभी रिस्पेक्ट कर सके, इंडियंस को ये लोग ना कभी हिंदूज को ना कभी अपना सके एज हमसाए या एज खुद, ये अपने ही लोग हैं, हम भी इन्हीं से निकले हैं, ये चीज कभी मान ना सके। ऐसा माहौल किसने क्रिएट किया है? जियाउल हक या इसने उसने नहीं, जियाउल हक को किसने बताई ऐसी बातें? हु इज द पर्सन हु इज, आप लोग क्या करते हो, आप इजी वे आउट लेते हो। जो आज का जो यूथ है पाकिस्तान, इजी वे आउट बाय पॉलिटिशियन को ब्लेम कर, पॉलिटिशियन को रखा ही है सामने ताकि ब्लेम सारा वो ले आपके यहाँ पे, वरना और कोई काम तो है नहीं पॉलिटिशियन का पाकिस्तान में। या ना द यही पॉइंट इज कि जिस दिन आप लोग मानोगे कि रेडिकलिज्म को आप लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, बहुत ज्यादा, उस दिन आप लोगों की डेस्टिनी, आप लोगों की किस्मत चेंज हो जाएगी। मैं यही बता रहा हूँ, या ना यही मैं बता रहा हूँ कि अगर 1980 से पहले के पाकिस्तान में शायद इस तरह की चीजें नहीं थी जो आज हमें या उसके बाद के टाइम में मिली। अफसोस के साथ आज तो एमबीएस उसको खत्म कर रहा और शायद वो कर भी लेगा, लेकिन अफसोस के साथ कि हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे इतनी मजबूत हो गई है वो चीजें कि उसको खत्म करने के लिए। और दूसरी बात, क्योंकि जब भी कोई भी दुनिया की ताकत या किसी कंट्री या किसी सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस मजबूत करने के लिए वो कोशिश करते हैं तो सबसे पहला इस्तेमाल वो रिलीजन का करते हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा अगर हुआ है। आपको रिलीजन का इस्तेमाल करना है तो सही से कीजिए, उसमें कोई गलत, इस्लाम सही गलत चीज तो नहीं रिलीजन है कर, ही नहीं। नहीं या ना, अगर सही करेंगे तो फिर आपने तो अपना कल्ट, हाँ, सही चीज आपने तो नहीं अपना कल्ट करेंगे ना। रिलीजन, मुझे ये चीज आपके माध्यम से बतानी है कि इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं पाकिस्तान के जो मौलवी मौलाना और उलेमा है, वो इस्लाम को नहीं फॉलो करते। अगर करते तो सूरह अल बकरा में वर्स 243 244 क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने इजरायलियों को बोला है कि यहां वहां डर के भटको मत, अपनी लैंड में वापस जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो वहां पहले से रह रहे हैं, फलस्तीनियों की बात हो रही, उनसे लड़ो, लेकिन अपनी लैंड को छोड़ के मत जाओ सिर्फ इसलिए कि वो होली लैंड है, वो मैंने आप लोगों के लिए रखी है। ये चीज अल्लाह ने खुद बताई है इजरायलियों को। ये चीज क्यों नहीं बोलते आपकी मौलवी मौलाना? अपने लोगों में एंटीसेमिटिज्म, यहूदियों के लिए हेट्रेड क्यों फैला के रखी? जैसे मैंने मदीना कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जरा वो पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि जो नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पर है, वो मदीना कॉन्स्टिट्यूशन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी, जो उन्होंने ओपनली कहा कि नेशन कम्स फर्स्ट, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो या मुस्लिम्स हो, अपने नेशन के लिए लड़ो। लेकिन हाँ, अगर मुसलमान अपनी इबादत के लिए किसी से लड़ रहे हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स को जरूरत नहीं है शामिल होने की, क्योंकि वो उनकी लड़ाई नहीं है। लेकिन उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल कल्चरल राइट्स, हर तरह की राइट्स उनको इक्वल। अब ये चीज क्यों नहीं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के वो ख्वाजा कौन से थे, वो सेकंड कौन थे आपके प्राइम मिनिस्टर? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उन्होंने क्या बोला? आई डोंट बिलीव दैट Islamic country should give equal rights to minorities. How can he say that? That means he's not a Muslim. या ना अफसोस के साथ यही होता है ना कि हम लोग, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ना ग्रुप्स हैं और वो अपने अपने फायदे के लिए इन चीजों का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां उनको पर्सनल बेनिफिट इस्तेमाल नहीं करते, इन चीजों को इरोड करते हैं, इन चीजों को करप्ट करते हैं। हमारे इस्लाम को इन लोगों ने बदनाम करके रखा है दुनिया भर में। इनको देख के लोगों को लगता है कि इस्लाम ऐसा है, बट इस्लाम ऐसा नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। और एक चीज छोटी सी है वो रह गई है, लेकिन वो किसी और शो में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जिसके ऊपर हमने काफी डिटेल में बात की। हालांकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन अगले किसी शो में उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। और वो कश्मीर के अंदर भी शायद वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ और चीजें आ रही है जिसपे मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, एक लाइन में मैं बता दूंगी कि जापान के साथ इंडिया के रिलेशंस पहले से ही अच्छे थे। बिल्कुल। इवन कुछ ऐसे मौके आए थे जो रिलेशंस खराब होने की कगार पे थे, जैसे पोखरान टेस्ट के बाद, उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन फिर भी 2-3 साल के अंदर फिर रिलेशंस ठीक हो जाते थे। तो आपको तो पता है, आजाद हिंद मूवमेंट में जापान ने इंडिया को हेल्प किया इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए। उससे पहले भी जो हमारे बीच
जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ करते थे, या बुद्धिज्म जापान में इंडिया से गया है। या और बिल्कुल उसके बाद भी पोखराम टेस्ट के बाद 3 साल तक तो सैंक्शन डाला, लेकिन 3 साल से ज्यादा वो नहीं रख सके इंडिया के नहीं, साथ रिलेशन खराब। फिर उसके बाद शिंजो अबे ने सैंक्शन हटा दिया। तो ऐसी चीजें बिल्कुल, हैं जिससे पता चलता है कि जापान और इंडिया के रिलेशन एक्चुअली खराब नहीं हो सकते, अगर होते भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए। बिल्कुल वो और उसका वो उसकी ओवरऑल, हाँ, वो और एक ओवरऑल आप देखिए, आप सोचिए कि ये जापान एक ऐसी कंट्री है जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें वन ऑफ द सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या उनसे आता है, तो 60% हमारा उनसे आता है। ज़बरदस्त, 30 बिलियन US डॉलर्स जापान से हर साल इट्स हमारे पास ह्यूज आता है। अमाउंट बिल्कुल, ह्यूज एग्ज़ैक्टली अमाउंट। और और ये भीख नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो वो हमारे यहाँ करते हैं थ्रू देयर वेरियस नो डाउट, कंपनीज लाइक नो डाउट सुजुकी एंड ऑल अबाउट दैट। इट क्योंकि बहुत सारी जो कार असेंबलर्स हैं, कार प्रोडक्शंस हैं, वो जापान उसमें बहुत आगे वैसे तो एब्सोल्युटली। बहुत सारी होंडा टेक्नोलॉजीज़ हैं। है, बहुत बिल्कुल, सारे। अब क्या हुआ है कि व्हाई दिस बीट दिस जो अभी जो किशीदा आए हैं, या वो क्यों इम्पोर्टेंट था, बिकॉज दोनों अमेरिका और जापान जो है वो मानते हैं कि चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए, एग्ज़ैक्टली चाहे या इकोनॉमिकली हो या सिक्योरिटी के मसलों में हो या डिफेंस डोमिनेंस हो, बेशक, उसको कम करने के लिए इंडिया का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। एग्ज़ैक्टली सो और easternmost one of the most powerful countries in the east, that's Japan, and the most powerful country in the west, that is USA, दोनों जो हैं इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो ये नो इससे ज्यादा अच्छी बात एक इंडियन के लिए क्या हो सकती है जी। नो डाउट अबाउट इट और मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उठा रहा जिसकी ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है और ये लोग बात भी करते हैं कि यार इन चीज़ों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए जो इंडिया के पास ऑलरेडी उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वो कर चुके हैं वो चीज़ें तैयार हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन कब और कैसे उठाएगा ये हमें नहीं पता लेकिन याना थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का आपने शो थैंक यू सो ज्वाइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय थैंक यू सो मच। थैंक यू याना बहुत शुक्रिया